जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने प्रूव दैट, बेटा बात नहीं करो, आज कुछ बात ज़्यादा नहीं करते तुम। साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू √5 माइनस 1/8। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये बड़े हैं ना, और 18 के टेबल में आ रहे हैं 18 फोर सा, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, इसकी तो जरूरत नहीं है। इसको चेंज कर दो तो ये cos स्क्वायर 18 हो जाएगा, है ना। इसको मैं लिखा मैंने साइन 90 माइनस 18, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर ही लिखना है, और माइनस इसकी वैल्यू तो पता ही है मुझे। तो साइन इसका हो गया cos 18, cos स्क्वायर 18 माइनस 3/4 तो है। cos 18 की वैल्यू है, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, 10 + 2√5, और नीचे कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, cos 18 है, और अपॉन 16 माइनस 3/4, इसलिए लग रहा है कि यहाँ √5 है। तो एलसीएम ले लो, या 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 10 + 2√5 माइनस 12/16। तो कितना आ गया 2√5 माइनस 2/16, तो कॉमन लेके काट दो, √5 माइनस 1/16, 2 8 × 16, आपके पास आपका राइट साइड आ गई RHS, ठीक। छोटे बच्चे करते थे ना, उन्हें छोटे बच्चों को ध्यान नहीं है, कैसे सिखाते थे बच्चों को, 2/3 माइनस 4/9 ऐसे लिखते थे। तो कह रहे थे बेटा डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करो तो क्या करोगे, ऐसे करोगे, तो ये 9 9 हो गया ना, तो ऊपर 6 माइनस 4/9 लिखोगे। बच्चे ऐसे ही करते थे, एलसीएम तो सिखाते नहीं उन्हें, ऐसे सिखाते, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, साइन π/10 इंटू साइन 13 π/10 माइनस 1/4 के बराबर को करें, ठीक है। π/10 और 13 π/10, तो भविष्य तो मर्ज बताएंगे इसको क्या करते थे। 13 π/10 को हम कैसे रिड्यूस करते थे बेटा, पाई माइनस π/10, 13 π/10 को पाई माइनस π/10 कुछ भी पाई माइनस को रिड्यूस करते हैं। वहाँ से खड़ा हो गया, कल से इसके पास बैठा ना दिखा, खड़ा हो तुरंत एकदम, खड़ा नहीं डिग्री में चेंज नहीं, खड़ा 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 तुम बहुत पीछे उसका आदत थे बस, तो कल से मेरे को उसके पास बैठा ना दिखाई देता, या बात करने नहीं आता ना, मेरा ध्यान पढ़ाई की जगह जब बातों में ज़्यादा लग रहा है। डिग्री में कब कही थी मैंने ये नहीं कहा था ऊपर वाला है तो इसके जैसा बना लो नीचे, पाई प्लस ये हो गया 10 पाई प्लस 3 पाई, 13 को तोड़ लो इसके जैसा, तो इसके नीचे 10 अलग लिखो, इसके नीचे 10 अलग लिखो, बताया था कि नहीं। इसको ऐसे लिखने मैंने, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्यों करते हैं माइनस साइन थीटा, नहीं छोड़ दे उसको, ये बता साइन पाई प्लस 3 π/10 को माइनस साइन, कौन सा क्वाड्रेंट है, कितना सोच रहा कितना क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, 540 जाना ही नहीं मुझे, 543। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ये कैसे पता चले थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे पता चलेगा, 3 π/10 को देख के क्वाड्रेंट पता चलेगा, बड़े अच्छे से क्वाड्रेंट करेगा, इसका वाला मेरे टेस्ट में फेल हो जाएगी।
हाँ जी, आप बता दीजिए कैसे पता चला कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है। पता ही नहीं, बात करने में लग रहे हो। तुम भी खड़े हो जाए, खड़े हो, वहाँ बहुत पीछे लास्ट फ्लावर के पास। जोड़ियाँ तो बनने नहीं दी मैंने। अब पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो, नहीं तो पापा को बुला लूंगा किसी दिन, फिर डांट पड़ेगी तेरे। होने से रिकॉर्ड हो रही है तो ये क्या होता है? यही तो है, क्या है? पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड होता है ना। तो क्या मतलब दिक्कत है उसमें? 13 पाई बाई 10 को दे दूँगा, 3 पाई बाई 10 को दे दूँगा सर। पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाओ या पढ़ने के लिए आए हो, मस्ती मारने नहीं आए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस का, तो थीटा मेरा ये है, ये माइनस साइन 3 पाई बाई 10। ये कितना एंगल है आपको मैं इसको निकालना भाई, ये कौन सा एंगल है? ये पाई बाई 10 है 18, 180/10 इज 18, 18 इज 54। ये आपने अभी कराया, इसको क्या लिखूंगा मैं? 90 माइनस 36। अब ये साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो गया कॉस 36। कॉस 36 की वैल्यू क्या है? ये माइनस ब्रैकेट में √5 + 1/4, ये cos 36 आ गया। और ये क्या है? साइन 18 ये रहा, √5 - 1/4 तो ये रहा। और ये इसको सॉल्व करके मैंने ये ले लिया माइनस √5 + 1/4, लिख लिया। सॉल्व करके दिखाना है, वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना है इसको। ये सारी जितनी कैलकुलेशन है, ये सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए यहाँ पर। और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस तो आ जाएगा बाहर, a + b a - b से निकालोगे तो ये 5 - 1 हो जाएगा ऊपर, a² - b², और नीचे 4 × 4 16, तो क्या आ गया? -4/16। कितना आ गया? -1/। करिए फटाफट करिए, जल्दी से अगला क्वेश्चन। हो गया? चलो अब यही क्वेश्चन प्लस के साथ आ गया, कोई फर्क? करने का तरीका सेम। क्या होगा? इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू निकाल चुके हो, सिर्फ प्लस करना है। ये बस यहाँ प्लस थी, ये माइनस थी, जो आई थी हमारी है ना, ये माइनस आई थी। तो आपको इसको सॉल्व करना है, अगर एक एडिशन आ जाए बीच में। सेम क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन या एडिशन। तो अब ये हो गया √5 - 1/4 माइनस √5 + 1/4, ऐसे एलसीएम लो तो आएगा √5 - 1 माइनस √5 - 1, और ये इससे कैंसिल ही आ जाएगा -2/4, आंसर -1/2, ये आंसर। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन है जी, sin² 24 माइनस sin² 6। बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए? sin² 24 माइनस sin² 6।
कर दूँ रब से पहले वाले को, पहला रब कर दूँ, प्लस ही करना है आपने केवल। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस, और कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का होता है साइन सॉरी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी का है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, है ना। 24 माइनस 6 18 होता है, और 24 प्लस 6 30 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, और साइन 18 की भी पता है आपको, बस वैल्यू डालनी है, आंसर आ गया √5 माइनस 1/8, दिस इज योर आंसर। अब करूं सॉल्व। साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 साइन 4π/5 इज इक्वल टू 5/16 प्रूव करना है, ठीक है। पहले तो देखो भाई π/5 क्या है, 180/5 कितना होता है, 180/5 कितना होता है 36, तो साइन 36 इसको उसमें डिग्री बना दो, साइन 36 इंटू 2 72, साइन 36 इंटू 3 108, साइन 36 इंटू 4 142, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट कर दिया इसमें। अब जिनकी वैल्यूज तुम निकाल सकते हो, छोटा कर सकते हो, पता है 18 के टेबल में आ रहे हैं सारे, देखो ये भी 18 के टेबल में, ये भी है सब। तो साइन 36 की वैल्यू पता है, साइन इसको 90 माइनस 18 लिख सकते हो, इसको साइन 90 प्लस 18 लिख सकते हो, इसको साइन 90 प्लस 54 लिख सकते हो, है ना, या इसको 180 माइनस 36 में लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 180 माइनस, तो ये साइन 36 ऐसे रखो, अभी ये बन गया cos 18, ये बन गया cos 18, सेकेंड क्वार्टर में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वार्टर में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, पर ये रहेगा साइन 36, तो cos 18 का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर 36 और cos स्क्वायर 18, वैल्यू सबकी पता है, साइन 36 की वैल्यू ये तो 10 माइनस 2√5 का √4 इसका स्क्वायर इंटू cos 18 ये प्लस के साथ प्लस 2√5 का √4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, कर लो सॉल्व, कैसे करोगे।
समझ क्या निकला? आगे 5/16 नहीं है, फिर आगे बेटा स्क्वायर भी करना नहीं आता, जल्दी कर भी इतना टाइम भी लगा रहा है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा ही, 10 - 2√5/16, ये ब्रैकेट में आ गया, इंटू 10 + 2√5/16, इसका भी स्क्वायर होगा। ये a + b a - b है तो 100 माइनस इसका स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 4 × 5 = 20/16 × 16, ये हो गया 80 ऊपर, नीचे 16 × 16, 65 से 80, 5/16 RHS। ठीक है, पहले वाला रब कर दूं। पहले तो देखो कि 5/15 कितना होता है, कितना होता है 12 डिग्री है ना, वैल्यू होता है ना 5/15 = 12 डिग्री, तो ये होगा 16 cos 24, 12 × 2 cos 48, cos 96, cos 12 × ये कितना होता है 14 × 12 कितना हुआ 8, 6, 168, 160। ठीक है, ठीक हो गया ना। अब ऐसे क्वेश्चन आपने काफी सारे करे होंगे, तो 18 के टेबल में नहीं आ रहा है कुछ भी, है ना, वही तो 12 का टेबल बनता है, तो 15 × 2, 15 × 4, 12 का टेबल में आ रहा है। अब मेरे को उसको कन्वर्ट करना है, मुझे नहीं पता चलेगा 18 में बनेगा कि क्या बनेगा ये, और क्वेश्चन के एंगल को देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मैं, अब देखो ये प्रोडक्ट में है सब कुछ, तो मैंने इसका आपको मेन रूल बताया था ट्रिग्नोमेट्री का, जब भी प्रोडक्ट में हो तो सम में लाओ, और सम में है तो प्रोडक्ट में लाओ। अब प्रोडक्ट में है तो हमें इसका मतलब हमें सम में लाना है इसको, ठीक है। तो सम में हम कैसे लाएंगे, दो को उठाएंगे, तो cos से cos b का फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो कौन से उठाऊँ कि मेरे को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो समझो चीज़ को, ये फॉर्मूला है 2 cos से cos b, ये होता है cos a + b + cos a - b, है ना। तो जो a + b या a - b हो, वो ऐसा एंगल आए मेरे पास जिसकी वैल्यू मुझे पता है, तो कौन सा चूज करूँ, इन दोनों को लूँ, इन दोनों को लूँ, इन दोनों को लूँ, तो अंदाजा एक ले सकते हैं। देखो इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, देखो 72, और माइनस करने पे 24 आता है। अगर मैं इसको और इसको लूँ तो कितना आ रहा है, देखो 120, और माइनस करने पे क्या आ रहा है, माइनस करने पे 72, ये ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि 120 तो मैं निकाल ही सकता हूँ आराम से, है ना, 180 - 60 करके निकल आएगा, और इसमें भी 18 का टेबल बन गया मेरा, समझ में आ गई बात मेरी। तो ऐसे ही आपको देखना है, इनको ले लो, अब इनको लोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली बनेगा। देखो इसमें से क्या करूँ मैं, 2 cos 96 cos 24 अलग लिख दिया, इसको मैंने 4 × 2 × 2 लिख दिया ऐसा, है ना। तो 2 1 जो है वो इसके साथ लिख लिया, 1 2 को मैंने इसके साथ लिख लिया, cos 48 को मैंने पहले से लिख लिया, बड़ा पहले लिख देता हूँ, छोटा बाद में लिख देता हूँ, और × 4 तो बाहर है ही है। ठीक है जी, आगे समझ में पक्का, खेती को आगे समझ में कुछ नहीं करा, 16 था उसको तोड़ा है बस,
16 में से एक 2 एक के साथ ले लिया, एक 2 एक के साथ ले लिया, 4 बचा हुआ बाहर लिख लिया। अब इसमें फॉर्मूला लगाओगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे तो cos a प्लस बी cos 120 हो गया प्लस cos a माइनस बी cos 70 हो गया। ये बात समझ में आती है? इसमें लगा लो cos a प्लस बी 168 और 48 कितना हो गया। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं वैसे, अभी 180 माइनस 12 करके तोड़ भी सकते थे, 12 की 24 180 में से 168 करोगे कितना आएगा, 12। तो ब्रेक कर सकते हो, इसको छोटा भी बना सकते हो। तो इसकी जगह इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, इससे अच्छा तो क्या लिखो, इसको 180 माइनस 12 लिख लो, ये हो जाएगा माइनस cos 12, ये इसकी वैल्यू है ना। तो इसको माइनस को बाहर लिख लेना और ये 2 cos 12 cos 48 ऐसे हो जाएगा। ये ज़्यादा आसान है, उसमें भी लगाओगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा बाद में तोड़ ले, पहले तोड़ के जोड़ लो या बाद में जोड़कर तोड़ लो, ठीक है। तो इसमें इसको लगाओ फॉर्मूला इसमें, तो ये 2 cos 48 cos 12 पहले लिख लेता हूँ 12 48 और फिर 12। इसमें भी लगा दो, ये माइनस को बाहर हटा लिया, यहाँ निकाल लिया, -4 cos 120। अभी इसकी वैल्यू बाद में लिखेंगे। इसको 90 माइनस 18 लिख रहा हूँ, 72 का लिख रहा हूँ, 90 माइनस 18। और इसका क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी मतलब cos 60 प्लस cos a माइनस बी मतलब cos 36। देखो इतनी बात समझ में आ गई सब, ठीक है। अब cos 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2। हमने पढ़ी हुई है आराम से, बहुत कैसे करी पढ़ी हुई है, जो 180 माइनस 60 का, तो ये माइनस cos 60 होती है, cos 60 वैल्यू 1/2 होती है, तो -1/2 होती है। तो इसकी जगह रख लीजिए -1/2, और ये बन गया जी sin 18। और sin 18 की वैल्यू आपको पता है कि ये होती है sin 18 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू क्या होती है जी 1/2। cos 36 की वैल्यू क्या होती है जी √5 + 1/4 होती है। अब पहले यहाँ तक खत्म कर लो, समझ में आ गया तो ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट देखिए जी कैसे करेंगे इसको, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये वैल्यू हटा, इसको ऐसे लिख लो, देखो √5 + 1/4 - 1/2। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लो पहले इसका, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम 4, ये आएगा -2 + √5 - 2, ठीक है। इसका भी एलसीएम ले लो तो ये आएगा, नहीं लग सकता ना बेटा, यहाँ √5 - 1 है, या तो उनको फिर रीअरेंज करो, रीअरेंज करके भी नहीं होगा, ये प्लस माइनस होता ना तो लग जाता, अभी नहीं लगेगा। तो मैं इसका एलसीएम ही ले रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ जरा इसमें रिकॉर्डिंग में, -4 ये -2 + √5 - 1/4 हो गया, और इसमें भी 2 + √5 + 1/4 हो गया, 1 4 तो कट गया, ऊपर बचा √5 - 3 और ये बचा √5 + 3 अपॉन 4 था, एक बच रहा है बाहर -1/4 है, तो -1/4। अब a + b a - b लगा लो, 5 - 9, तो ये आ गया जी -4/-4, ये कट गया, आंसर आ गया 1। तो इसका आंसर क्या आ गया जी 1, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपके साथ 16 आए लग के, ऐसा जरूरी नहीं है, इतना हिस्सा भी आ सकता है, तो वो आपको लगाना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करना पड़ेगा, बाहर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये काम सारा ध्यान रखना है करते वक्त।
नहीं समझ में कैलकुलेशन और कॉमन खा लिया एलसीएम लिया कॉमन प्लस में से या माइनस में से लिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन में से नहीं लिया जाता। जब कर दूं तो आपके कोर्स की ट्रिग्नोमेट्री समाप्त। ठीक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें और एक्स्ट्रा वो जरूरी हैं। ठीक है, जब इतना कर लिया तो पहले था कोर्स में, अब हट गया है, लेकिन उसके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। अगर वो चीज़ नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या होगा, ये मैंने पहले भी लिखवाया था आपको। थीटा होता है n पाई, मतलब n क्या हो सकता है, n बिलोंग्स टू, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू इंटीजर z, है ना। n क्या है, इंटीजर, कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, पाई होना चाहिए। पाई के हर मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0। ठीक है, देखो आप जब साइन का हम ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे चलता है वो ग्राफ, है ना, इधर की तरफ भी ऐसे। तो जहाँ जहाँ अब ये बराबर होना चाहिए ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, इसीलिए इसके बीच में ही घूमता रहता है। तो साइन की जो रेंज होती है ना, रेंज वो -1 से 1 होती है, और यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 2 पाई होता है, यहाँ 3 पाई होता है, यहाँ -पाई होता है, यहाँ -2 पाई होता है। तो साइन की जो वैल्यू, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू जो इस पर लगती है वो फंक्शन की वैल्यू होती है, y की वैल्यू, मतलब y इक्वल टू साइन एक्स है, या fx इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर मैं लिखता हूँ f पाई, तो मैं क्या लिखूँगा, साइन पाई, तो क्या हो जाएगी कि 0। अगर मैं यहाँ लिखूँगा साइन π/2 पर, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। π/2 मतलब 90 डिग्री पर, साइन 90 क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ लिख दूँ साइन 3π/2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3π/2 क्या होती है, -1। क्यों होती है, चले जाओ यहाँ पर, ये पाई, ये π/2, ये 2 पाई, सॉरी पाई, और ये 3π/2, मतलब 3π/2 हम यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव तो हो नहीं सकती। साइन कहाँ तक पॉजिटिव हो सकती है, इस एरिया में, फर्स्ट और सेकंड में। यहाँ जाते ही नेगेटिव हो जानी है। तो कैसे निकालते हैं इसको हम, फिर से साइन 270 है तो 180 + 90, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है जी, माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन 90 कितना होता है जी, 1 होता है। तो वैल्यू कितनी होगी जी, -1 होगी। इसका मतलब यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है π/2 पर 1। एक्स की वैल्यू क्या है, π/2। यहाँ -1 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3π/2। बात समझ में आ गई। और ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि ये एक सा जो इसका ग्राफ है ना, ये रिपीट होता है। आप देखो ऐसे ही चलता रहेगा ना, ये तो ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, ऐसे चलेगा। तो यहाँ एक कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर एक कंप्लीट यहाँ हो गया, फिर ये कंप्लीट यहाँ हो गया अगला। तो ये इस उस पर चल रहा है, यहाँ पाई था, यहाँ 2 पाई था। तो इसका जो पीरियड है, कि पीरियड क्या होता है, जिस पर वो इंटरवल है जिसमें साइन जो कर्व है वो रिपीट होती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाकर 2 पाई बनता है ना, फिर यहाँ से जब यहाँ तक जाओगे, अब यहाँ तक, तो ये 4 पाई होगा, तो 2 पाई इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अब कैसे चल रहा है देखो, यहाँ π/2 था, ये π/2 था, यहाँ 3π/2 था, फिर यहाँ जाओगे तो 5π/2, यहाँ जाओगे तो 7π/2, ऐसे जाएगा ना। फिर यहाँ जाओगे तो 9π/2,
ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ 2 पाई है, यहाँ क्या होगा कि 3 पाई, जितने भी इसमें होंगे एक्स एक्सिस पे वो सब पाई के इंटरवल्स होंगे, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, इस तरह। नेगेटिव में चले जाओगे अगर ऐसे ही बनाते हो तो बस वो नेगेटिव होते चले जाएंगे। समझ में नहीं आया? क्या नहीं समझ में आ रहा? ज़्यादा लिख दिया इसलिए समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो दिमाग में बिठा ले कि भाई पाई के हर मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0। साइन की वैल्यू का मतलब वाई की वैल्यू 0। वाई कहाँ मेजर करते हो आप? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पाई है, इस जगह पाई है, इस जगह पाई है, तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या है? एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स, वाई कोऑर्डिनेट इज 0। तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट क्या है? जब मैंने पाई रखा तो आंसर क्या आया मेरा? 0। ऐसे ही है 2 पाई में क्या है? 2 पाई कॉमन 0, ऐसे 3 पाई कॉमन 0, 4 पाई कॉमन 0। तो ये जो पॉइंट्स है सारे के सारे, दीज आर वैल्यूज ऑफ वाई। तो वो एक्स एक्सिस पर आ रही है, इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी अगर एक्स एक्सिस पर होगी। तो साइन पाई, साइन थीटा 0, तो थीटा कितना आ गया जी? n पाई। ठीक है। अब ऐसे ही मैंने समझाया पीरियड। पीरियड क्या होता है? पीरियड होता है जिस इंटरवल में, जितने इंटरवल में एक कर्व दोबारा से सेम शेप की बन जाए। जैसे यहाँ से यहाँ तक बनी ये 2 पाई आ गई, ये एस साइन वेव्स कर्व। फिर जब 2 पाई से 4 पाई जाएंगे हम तो फिर बन गई है। तो इसका इंटरवल भी कितना हो गया? 4 पाई माइनस 2 पाई कितना हो गया? 2 पाई। ये 2 पाई माइनस 0 कितना हो गया? 2 पाई। तो इसका जो पीरियड होता है साइन कर्व का, कॉस कर्व का, ये सबका इनका दोनों का 2 पाई पीरियड। ठीक। अब आ गया। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि 0 से 360 के बीच में ये सब चीज़ें क्लास 12 में काम आएंगी। यहाँ से हटा दें, ये सब चीज़ें आएंगी तुम्हारे काम, और इसके बिना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, वहाँ पर दिक्कत होगी। तो आप चीज़ को समझो कि साइन थीटा 0 है तो थीटा 0 रहता है, कॉस थीटा 0 है तो थीटा कहाँ होता है? 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब 90 × 1, 90 × 3, 90 × 5, ये सारे कॉस की वैल्यू 0। कॉस की वैल्यू, कॉस का टेबल का वो कैसे बनता है? ग्राफ वो स्टार्ट करना है यहाँ से, ऐसे एक वो ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी क्या है देखो, अब यहाँ क्या है? ये π/2। मैंने क्या बोला? cos 0 कहाँ होती है? 90 पर। यहाँ क्या आएगी? 3π/2। अब इसको इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा? -π/2। ठीक। इसको और आगे लेके जाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा 5/2, और ले जाऊंगा 7/2। समझ में आ रही है? तो कॉस की जितनी भी वैल्यू जो एक्स एक्सिस पे मिलेंगी आपको, वो सारी की सारी 0 होंगी, क्योंकि यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या है? y = cos x है ना। जब π/2 डालूंगा तो y क्या आ जाएगा? 0। 3π में डालूंगा तो भी 0, है ना। अब यहाँ क्या होगी जी आपकी? यहाँ क्या होगी? 0। 0 पर 1 होता है ना cos। cos 0 इज 1। ये टेबल में पढ़ा हुआ है हमने, cos 0 इज 1। अब जब यहाँ आएगी ये भी 1 से लेकर और -1 तक ही इसकी रेंज होती है। यहाँ पर क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू पाई पर, ये पाई। ठीक। फिर ये 2 पाई, फिर अगली आएगी 3 पाई पे, वो नीचे आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? हर चीज समझ में आ रही है? ये सोच के मत पढ़ना इसको, कोर्स में नहीं है। मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ, अगर ये सोच के पढ़ोगे तो दिमाग बंद हो जाएगा, फिर दिमाग में जाएगा नहीं अंदर, और ये सब 12वीं में जाके फंसा देगा। तो इसलिए पढ़ के चलना है इसको अभी से, क्लास 12 में दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं तो अगर ज़्यादा परेशानी है जाके 12th वाले से पूछ लो क्या हालत हो रही होगी। जो बच्चे नहीं पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री ढंग से, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस बैठ के आते जाते चले जाते। तो समझ लो अच्छे से, पहले बोल रहा हूँ, हर साल समझाता हूँ मैं तो ये बात।
ठीक है, तो कॉस का हाँ बोलो, स्टेटमेंट बीटा n by ये समझ में आ गया? ये भी समझ में नहीं आया हैं? कुछ भी नहीं आया? तो ऐसा क्या बता दिया मैंने? और भी कोई ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया? क्या समझा? बताओ बताओ, पहले यही बता दो। क्लियर हो गई बात ये? अब आगे 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 मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए। अब आ जाओ चौथे फॉर्मूले की तरफ। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब एक बात समझना ध्यान से, 0 से बस एक चक्कर लगा रहा हूँ, 0 से 360 के बीच में एक की वैल्यू 2 बार रिपीट होती है। क्या बोला मैंने कहा भाई साइन 30 क्या होती है वैल्यू? ठीक, साइन 150 ये क्या होगी? 1/2 क्यों होगी? इसको लिखेंगे 180 माइनस 30 तो हो जाएगी साइन 30 और ये होगी 1/2। तो इसका मतलब ये 1/2 वैल्यू 2 अलग अलग एंगल्स पे आ रही है एक चक्कर में, सिर्फ एक चक्कर में। एक चक्कर लगाऊंगा तो सेम वैल्यू विल बी रिपीटेड ट्वाइस। ऐसे तो हर चक्कर में 2 वैल्यूज आते जाएंगे तो एंगल भी बढ़ते जाएंगे। जैसे अभी पहले 30 और 150 पे आई, फिर अगर हम और आगे चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई पे आ जाएंगे, तो 2 पाई से बड़ी वैल्यूज में फिर 1/2 आएंगे। तो अगर मेरा मन करेगी मेरे को पहली 6 एंगल निकालने हैं जिस पर वैल्यू 1/2 आती है, तो या तो मैं यूँ गोल गोल घुमाता रहूँ, है ना, या फिर मेरे पास कोई फॉर्मूला हो तो वो फॉर्मूला बता रहा हूँ कि भैया साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा क्या क्या हो सकता है जिससे अल्फा बराबर हो जाए उसके साइन लगती है। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा। अब समझ लेना लिखने से पहले। अब सपोज मेरे को दे दी साइन थीटा 1/2, उसने कहा पहले 6 एंगल बताओ जिस पर 1/2 वैल्यू होती है, फर्स्ट 6। तो मैंने इसको क्या लिखा कि ये तो पहली तो पता ही है मुझे 30 डिग्री है, तो पता ही है साइन 30। तो ये जो वैल्यू मैंने सबसे पहले लिखी दिस इज अल्फा। यहाँ आ जाओ, ये इसको π/6 लिख देता हूँ, है ना, पाई में है ना, ये वैल्यू पाई में है। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/6 ऐसे आ गया। अल्फा की जगह मैंने क्या लिख दिया π/6। अब n इंटीजर है, 0 से शुरू करो, n 0 करा, 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, 5 करा, पहली 6 आ जाएगी। डालो पहले 0 डालोगे तो 0 प्लस माइनस 1 की पावर 0 π/6। पहले एंगल क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0 तो 1 ही होगी ना, किसी भी एंगल किसी भी वैल्यू की पावर 0 इज 1, तो π/6 तो वो तो पता ही थी हमें पहले। फिर अगली डालो 1, तो 1 डाला यहाँ पाई आ गया, फिर प्लस माइनस 1 की पावर 1 इंटू π/6। तो देखो पाई माइनस π/6 आ गई, क्योंकि माइनस 1 की पावर 1 तो माइनस ही होती है, तो पाई माइनस π/6 कितनी आ गई 5/6, मतलब 150 क्या आ गया ना 150। 30 इंटू 5 इज 150। चलो आ गया या अभी नहीं आया? आ रहा है? अब 2 डाल लें, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई। अब कैलकुलेशन में यही सिखाने के लिए 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 इंटू π/6। तो माइनस की पावर इवन हो तो पॉजिटिव, तो 2 पाई प्लस π/6 तो कितना आ जाएगा 13 π/6। ये थर्ड आ गया। ऐसी 4 डाल दो, इसे 4 डाल दो, तो 4 पाई, अभी मैंने क्या डाला था 2 डाला था ना, अभी 0 डाला, 1 डाला, 2 डाला, 3 डाल दो, तो अगला डाला 3 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 3 π/6। तो ये आ गया 3 पाई माइनस π/6। जब भी ऑड पावर होगी नेगेटिव की माइनस आ जाएगी, तो 18 माइनस 117 π/6। फिर अगला डाल दो 4 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 4 5 π/6। तो ये हो गया प्लस π/6, तो ये आ गया 25 π/6। तो कितने एंगल निकल आए हमारे पास? कहाँ तक लिखने थे हमें? 5 तक लिखने थे, 1 5 और 5 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 5 5/6।
5 पाई माइनस 5/6 ये होगी 29 पाई/6 है ना। तो पहले 6 एंगल आ गए मेरे पास, 1 2 ठीक है 3 4 5 6, ये वो एंगल आ गए। सब इन एंगल्स पर वैल्यू क्या होगी 1/2। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे काम नहीं करना, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उस कंसेप्ट को। कोई नहीं कहेगा तुमसे 6 एंगल निकालो कि 8 एंगल निकालो, पर ये काम आएगा आगे तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत सारे। ठीक है, ये साइन थीटा अगर साइन अल्फा के बराबर है तो थीटा जो है n बाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा ये होगा। इससे आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो जो मन करे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, केवल ये फॉर्मूला लिख लो। आज 1/2 तो देगा ना, तो सीख फिर याद कर। मैं कैसे बताऊँ तेरे को किस पाएगा, ये तो तुझे पता होना चाहिए। पहले 0 30 45 60 तुम याद करेगी तो 10वीं में करके आइए। इनसे अलग आएगा नहीं ना, इनसे अलग इसलिए नहीं आएगा बेटा क्योंकि देखो टेबल नहीं है तुम्हारे कोर्स में ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो नहीं यूज होती। वो जब आएगा जब यहाँ पर ये एंगल जब अलग होगा। ये वैल्यूज क्या क्या आ सकती है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इन 5 एंगल से ट्रिग्नोमेट्री चला रहे तुम्हारे लिए, क्योंकि टेबल हटा चुके हैं बिल्कुल, कहीं नहीं आता। जेईई मेंस वगैरह नहीं यूज नहीं, तो इसलिए इसकी चिंता ना कर। ठीक है, अगर आएगा तो फिर टेबल में देख के बताना पड़ेगा कि साइन के किस एंगल पर ये वैल्यू, फिर लिख लेगा। ठीक है, अब देखो जी इसके बाद और अगर आ जाए ये तो साइन के बराबर साइन अगर आ जाए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो जैसे साइन की दो वैल्यू बराबर है तो cos की भी तो हो सकती है बराबर। तो ये होता है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला है इसका। ऐसे tan थीटा अगर tan अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा, ये इसके लिए होता है। ठीक है, इनसे आप जो है कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूले हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज निकालने के लिए। आपने एपी का जीपी का फॉर्मूले पढ़े हैं, एपी का तो पढ़ा ही हुआ है ना। एपी का फॉर्मूला क्या करते थे हम, जब nth टर्म निकालनी होती थी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डाल देते थे, है ना। भाई इससे कोई सी भी टर्म निकाल लो, एपी पता चल रही है पहले आपको कि भाई 1 2 3 4 टर्म है तो एपी बन रही है। बताओ भाई 2023 में टर्म क्या होगी, बता सकते हो, गिनोगे थोड़ी उसको बैठ के, इसमें डालोगे निकाल दो, ऐसे इसमें निकालोगे। ये फॉर्मूले है इसका। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा देखो, ये भी समझ लो। बता दूं? एक फॉर्मूला एक और भी होता है वैसे, अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, या कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाए, या टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर अल्फा हो जाए, स्क्वायर हो जाए दोनों तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ये फॉर्मूला भी याद रख लो, लिख लो, कॉमन है सबके लिए, स्क्वायर होता है। सर ये किस लिए काम है? सारे काम आएंगे, अभी समझा रहा हूँ ना कैसे काम आएंगे। अब तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी ना,
अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। सॉल्व 2 sin square theta इज इक्वल टू 3 cos theta, और इसने कहा कि थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है। नहीं बोलेगा तो कोई बात नहीं। ये सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब होता है जिस भी वेरिएबल में ये है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालो, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट थीटा, थीटा निकालना। सॉल्व करना मतलब यू हैव टू फाइंड थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको सारी को एक सा बना के देखो, ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा में लिया हूँ सब कुछ, तो साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऐसा आ जाएगा, इन सब को उठा के उधर ले जाऊँ तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये तो कर सकते हो। अभी क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos, इसका मतलब आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर बना सकते हैं, समझाएंगे। पता लगाने के लिए कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे, फैक्टराइजेबल है कि नहीं है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेबल कब होती है, जब उसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर d डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 या 0 से ज़्यादा है तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक। जरूरी नहीं कि मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई हो, रूट में भी तो आते हैं ना जो वैल्यूज हैं, जीरोस हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसका d निकाले देखा, d निकाला 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 16, इसका अंडर रूट आ जाएगा, d तो हमारा 25 आ गया, 25 आ गया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फैक्टराइजेबल तो है, ये तो पता चल गया। और अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है तो -3 प्लस माइनस इसका अंडर रूट क्या आएगा 5 अपॉन 2a 4, फॉर्मूला था -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे ना, इसको दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर ये क्योंकि रूट के अंदर है तो रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ लिया। अगर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, है ना। तो उसके साथ आयोटा आ जाता है, नेगेटिव रूट के अंदर क्या है, नॉन रियल वैल्यूज, ठीक है। जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा वो भी समझ लो इस बात को कि भैया नेगेटिव वैल्यूज नॉन रियल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं कराया उनको भी करवा देंगे। तो इससे दो वैल्यूज क्या निकली आपकी, एक तो आ गई -2 और एक आ गई 1/2, ये आई ना, समझ आ गई बात। ये किसकी वैल्यू निकली, cos थीटा की। तो cos थीटा -2 तो हो ही नहीं सकती, अभी बताया मैंने cos की रेंज क्या होती है, -1 से 1, -1 से छोटी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसको तो छोड़ ही दिया आपने, इसको तो दे देते हैं। बचा क्या मेरे पास, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का होता है π/3 पर। तो अभी फॉर्मूला लगाया हमने cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब π/3, 2n पाई प्लस माइनस π/3। समझ आ रही मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा किसके बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है तुम्हारा π/3। जहाँ पर 1/2 है, सबसे पहले जहाँ तुम्हें पता हो कि 1/2 cos की कहाँ आती है, π/3 एंगल पर। अब यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 डालनी शुरू करो। अब केवल वो वैल्यू उठाना जो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आए, उसके अलावा बाहर निकल के तो छोड़ दो, वो तुम्हारा सोल्यूशन होगा। समझ में आई मेरी बात। तो n को डालो 0, तो पहली वैल्यू आ गई +-3 π/3। तो माइनस हो सकती है क्या, यहाँ पर माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने 0 से 2 पाई है, और 0 से 2 पाई है हमारा। जब हम यूँ चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा पॉजिटिव होता है, और अगर एक क्लॉकवाइज दौड़ना शुरू कर दें तो थीटा नेगेटिव होता है। तो अगर मैं यहाँ +-π/3 लिख रहा हूँ तो प्लस की और माइनस की, क्या -π/3 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को उसने दे रखा है भैया यूँ चल एंटी क्लॉकवाइज 0 से 2 पाई की तरफ चल, जो इन क्वाड्रेंट्स में लाई करेगी वही तेरी वैल्यू है।
उल्टा चलेगा वो नहीं लेनी। आ रही बात समझ में? तो नेगेटिव वाली नहीं लेनी इस केस में। फिर अगली क्या होगी जी, n को 1 डाल दूंगा, तो 1 डालूंगा तो क्या आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब अगर मैंने प्लस डाल दी, इससे भी 2 वैल्यू निकलेगी ना, देखो n को 1 डालो तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 कैसे निकलेगी? समझ में आ रही है? तो अगर मैं प्लस ले लूंगा तो 360 से भी ज़्यादा चलेगी, 2 पाई प्लस हो गई, मुझे लेनी है 2 पाई तक की, तो इसे छोड़ दूंगा। तो क्या लूँगा फिर? तो ये माइनस वाली वैल्यू 2 पाई माइनस 5 बाई 3 लूँगा, तो 2 पाई माइनस 5 बाई 3 मतलब 5 बाई 2, अगली वैल्यू मेरी ये होगी। समझ में आ गई मेरी बात? इसके बाहर आपकी वैल्यू कोई जाएगी ही नहीं, क्योंकि 0 से 360 के बीच में केवल 2 एंगल ऐसे होते हैं जहाँ सेम वैल्यू होती है, 0 से 360 में। उससे ऊपर में चले जाओगे तो फिर और 2 आ जाएंगे, फिर भी और 2 आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमारे को क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि भैया 0 से 2 पाई के बीच में ही निकाल लिए तूने। थीटा की 2 वैल्यूज क्या निकल आई मेरी? एक निकल गई 5/3, एक निकल गई मेरी 5/2। ये मेरा आंसर है, सॉल्यूशन सॉल्व। थीटा की वैल्यू आ गई समझ में? सॉल्व करेंगे जी इसको। पहला काम तो इसको दोनों में फॉर्मूला लगा लो, cos a प्लस cos b का। तो 2 cos a प्लस b बाई 2 मतलब 2 थीटा, cos a माइनस b बाई 2 मतलब थीटा। उतारना मत, समझना, ठीक है। पहले इन दोनों में फॉर्मूला लगा लो। यह देखो cos 2 थीटा कॉमन है, ये हो गई जी 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये 2 फैक्टर्स बन गए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 या तो या 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 फैक्टर के बराबर 0 होते थे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो 2 फैक्टर आ जाते थे, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे आता था ना। तो हम कहते थे या तो x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 2, ये तो करते थे भाई। या तो 1 डाल दूं तो 0 हो जाएगा ये, या 2 डाल दूं तो एक साथ तो दोनों वैल्यू डाल नहीं सकता, क्योंकि 1 में डाल दो 2 में डाल दो, एक ही वैल्यू बनेगी। तो अब ये आ गया या तो ये 0 या ये 0। इससे मेरे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 0 का होता है जी 90 π/2। cos 0 का होता है तो 0 की जगह लिख दे cos 90, और 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2। फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। क्या फॉर्मूला है देखो अपनी कॉपी में ध्यान के देखिए, 2n पाई प्लस माइनस, ये बताया था। तो यही फॉर्मूला मैंने लगाया, बस यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा है, इतना ही अंतर है। 2n पाई प्लस माइनस ये अल्फा है मेरा। तो अब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दो सारे को, ये हो जाएगा n पाई, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करूँगा तो n पाई, और ये क्या हो जाएगा π/4। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। एंगल निकालने के लिए इसने नहीं बोला जनरल सॉल्यूशन, सॉल्व करना बोला जनरल सॉल्यूशन निकालना, जब तक आपको थीटा की रेंज ना दे। जैसे पिछले वाले में रेंज दे दी थी उसने, क्योंकि 0 से 2 पाई तक ही निकाल के दिखाओ, तब तो निकाल लें, नहीं तो ऐसे छोड़ देंगे। और क्या हो सकता है, cos थीटा 1/2, cos थीटा 1/2 का होता है जी π/60 π/3 पे होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ सकता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई। तो ये दोनों सॉल्यूशंस आपके इसके हो सकते हैं, या तो ये इसमें n डाल के एंगल निकाल लो तो ये 0 हो जाएगा सारा, या इसमें n डाल के एंगल निकाल लो उसमें ये सारा 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मैंने ये लिखा, ये इससे मैंने x की वैल्यू निकाली, या तो 1 डाल दो इसमें, तो यहाँ देखो 1 माइनस 1 1 माइनस 2, तो ये 0 इंटू माइनस 1 क्या आएगा 0, या मैं इसमें x को 2 डाल दूँ तो 2 माइनस 1 2 माइनस 2, तो ये 1 इंटू 0 क्या आएगा जी 0। तो या तो ये वाला एंगल डाल दो इसके अंदर, या ये वाला डाल दो इसके अंदर, तो 0 आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से एक एंगल निकालो, n की वैल्य't 1 डालो, उसमें डाल के देख लो, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा 0 है कि नहीं। ठीक है, हाँ जी बोलो। कहाँ होता है बेटा,
एक ले लिया मैंने, सबसे पहले कहाँ होता है, 5/2 पे ही होता है।